नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। जय हिंद बच्चों, मैं रश्मि नायक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल से जीव विज्ञान कक्षा 12वीं में आज हम पुनरावृत्ति करेंगे आनुवंशिकी एवं विकास के अंतर्गत अध्याय वंशागति के आणविक आधार। जीव विज्ञान कक्षा 12वीं की आनुवंशिकी एवं विकास की पुनरावृत्ति कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे डीएनए का द्विगुणन। इससे संबंधित सभी प्रश्नों के मैं बताऊंगी किस तरह से आपको परीक्षा में उत्तर लिखना है, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि इस यूनिट को 18 नंबर का वेटेज दिया गया है और इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 5 नंबर के आएंगे और 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का 1 प्रश्न। तो यदि प्रश्न आता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन की क्रिया को समझाइए, तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा कि डीएनए का रेप्लिकेशन किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए अपनी जैसी एक नई प्रतिकृति बनाता है उसे हम कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। और जो नए डीएनए बनते हैं उसी के द्वारा ये अपने गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है। तो ये क्रिया संपन्न होती है इंटरफेस की सिंथेटिक फेज में। इसको आप याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल के किस फेज में होता है। तो आप आंसर लिखिए, यह इंटरफेस की या सिंथेटिक फेज में संपन्न होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन 3 प्रकार से होता है: डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव। अब हम चर्चा करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि। तो आपको इसमें लिखना होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया के लिए हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात जीवाणु। इसमें यदि हम डीएनए रेप्लिकेशन को देखें तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एंजाइम 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और दूसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और तीसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की मुख्य भूमिका होती है और इस एंजाइम की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये हमेशा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर ही नए डीएनए का संश्लेषण करता है। और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा जो डीएनए का टेम्पलेट है उसको हमेशा कहाँ से रीड करता है? 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ ही रीड करता है। और ये इसकी एक तीसरी विशेषता यह है कि यह स्वयं डीएनए की स्ट्रैंड का संश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें आपको ये डायग्राम भी बनाना होगा और इसमें आपको ये आवश्यक रूप से लिखना होगा कि इसमें किस किस एंजाइम के द्वारा यह क्रिया होती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समारंभन बिंदु का अभिज्ञान। चूंकि डीएनए कैसा होता है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि डीएनए इस तरह से कुंडलित होता है जिस तरह की विद्युत के तार एक दूसरे से लपटे रहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो सिर्फ एक होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें समारंभन बिंदु एक से ज़्यादा होते हैं। अब जो हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है? दोनों डबल स्ट्रैंड के बीच के क्या तोड़ देता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को नष्ट कर देता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के पश्चात भी इसके दोनों स्ट्रैंड में क्या रहेगा? कॉइलिंग रहेगा। तो इस कॉइलिंग टेंशन को कौन दूर करता है? डीएनए गायरेज। इसके बाद वापस ये दोनों जुड़ ना जाए स्ट्रैंड, तो इसके लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है, उसका नाम है HDP, एकल श्रृंखलाओं का स्थायीकरण। यह एंजाइम एक क्लिप की तरह कार्य करता है जिससे कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के जुड़ ना सकें।
तो आपको ये एंजाइम के नाम लिखना आवश्यक होंगे। अब देखिए इसकी क्रियाविधि किस तरह से, इसको आप ध्यान से सुनिए कि ये यहाँ पर क्या जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये हमेशा कहाँ से रीड करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ रीड करेगा, पढ़ेगा। ये टेम्पलेट है, इसको रीड करेगा और हमेशा जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो कहाँ बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में, और इस तरफ भी ये ऐसे ही बनेगा। चूंकि अब आपको लगेगा और हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ का डीएनए पॉलीमरेज और यहाँ का डीएनए पॉलीमरेज एक साथ काम करते हैं। ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क। ये हमेशा अंदर की तरफ कार्य करेंगे। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो हमेशा इस तरफ को होगा, जो खुले भाग से ये जो बंद भाग की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या जुड़ गया, डीएनए पॉलीमरेज जुड़ गया। तो यहाँ पर पहले क्या जुड़ा, प्राइमर, और पीछे जाके क्या जुड़ते चले गए, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से यहाँ पर एक कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर चूंकि मैंने आपको बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज है इसकी शर्त है कि ये हमेशा रीड किस डायरेक्शन में करेगा, 3 to 5 डायरेक्शन में, और बनाता नया स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में, 5 to 3। अब यहाँ पर इसको क्या होगी, परेशानी होगी। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े में क्या बनाएगा, डीएनए के खंड बनाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटा सा प्राइमर जुड़ा, फिर क्या बन गया, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया और छोटा सा डीएनए का खंड बन गया। तो इस वाली स्ट्रैंड पर डीएनए के क्या बन रहे हैं, खंड, और यहाँ पर डीएनए की संपूर्ण श्रृंखला बन रही है। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि लीडिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं। तो आप याद रखिए कि जो डीएनए का पुराना स्ट्रैंड है 3 प्राइम to 5 प्राइम, इस स्ट्रैंड पर जो नया स्ट्रैंड बनता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो 5 to 3 प्राइम स्ट्रैंड है उस पर छोटे छोटे खंड में क्या बनते हैं, डीएनए बनते हैं। इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये जो छोटे छोटे खंड है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी खंड। ये भी पूछा जाता है कि ओकाजाकी खंड कहाँ बनते हैं। तो आप याद रखिए ये डीएनए के 5 प्राइम to 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उस पर बनते हैं, और इनको ओकाजाकी खंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी खोज ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब यहाँ पर हर जगह क्या जुड़े हुए हैं, प्राइमर। तो इन प्राइमर को जब पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा तो हम इन खंड से इन प्राइमर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और डीएनए लाइगेज के द्वारा इसको जोड़ देंगे। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में अंतर बताइए, या ओकाजाकी खंड किस स्ट्रैंड पर बनते हैं। तो आप इसको इस तरह से याद रखिए। अब आता है आरएनए संसार। आरएनए वर्ड का सबसे पहले उपयोग किया था वाल्टर गिलबर्ट ने। इसके अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहला जैविक जो रूप था वो क्या था, आरएनए। ये भी आ सकता वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि संसार में सबसे पहला जैविक कौन सा अणु था, तो आप आंसर लिखेंगे आरएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब आरएनए का यदि हम रासायनिक संगठन देखें तो इसमें भी क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा। इसमें कौन सी शर्करा होती है, राइबो शर्करा। ये प्रश्न भी आ सकता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा होती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर राइबो शर्करा पाई जाती है। और प्यूरिन में इसमें एडेनिन और ग्वानिन ही है, लेकिन पिरिमिडिन में इसमें थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। तो ये आपको याद रखना है। अब आता है आरएनए के प्रकार। ये अंतर बच्चों परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए में अंतर क्या है। तो इस तरह से आप ये अंतर भी याद रखिए। अब इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है कि टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल का वर्णन कीजिए। तो जिस तरह से आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। अब इस मॉडल को हम देखें तो इसमें आपको 4 भुजाएं दिख रही हैं, और ये क्या दिख रहे हैं, लूप। इसमें एक भुजा होती है, इसका नाम क्या है, एक्सेप्टर आर्म या ग्राही भुजा। इस भुजा में जो 3 प्राइम एंड होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आरएनए होता है वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है। ये आपस में क्या हो गया, इस तरह से पूरा आपस में क्या हो गया, फोल्ड हो गया। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, लेकिन आपस में इसके 4 जुड़ गए तो इस तरह से ये रचना बन गई। तो इसके जो 3 प्राइम एंड है इस पर आकर अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। दूसरी आर्म है यहाँ पर टी साइज सी आर्म।
यहाँ पर ये लूप क्यों है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। इसलिए लूप बने हैं क्योंकि यहाँ पर क्षार ने आपस में क्या नहीं की, पेयरिंग नहीं की। यहाँ पर पेयरिंग हुई है, यहाँ पर क्या नहीं हुई है, पेयरिंग। यहाँ पर क्षारों के बीच में पेयरिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, लूप। इस आर्म को हम क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन आर्म, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये जो टीआरएनए है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो एमआरएनए के पास जाकर चेक करता है कि वहाँ पर जो कोडॉन है उससे हमारा एंटीकोडॉन मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच कर रहा होगा तभी यह वहाँ पर उपस्थित कोड के अनुसार अमीनो अम्ल को लाने में सक्षम होगा। चौथा है इसमें डी आर्म, ये है डी आर्म। इस तरह से आपको टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल का यदि प्रश्न आता है कि टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल का वर्णन कीजिए, तो आपको इस तरह से ये चित्र बनाना होगा और इसका वर्णन करना होगा कि इसमें ग्राही भुजा होती है, DHU लूप होता है, टी साइज सी लूप होता है और एंटीकोडॉन लूप होता है। तो आप इस तरह से इसका वर्णन कर सकते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है। तो आरएनए और डीएनए में जो मुख्य अंतर है वो इस तरह से हैं कि जो डीएनए वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें यूरेसिल होता है तो इसमें क्या होता है, थाइमिन, ये अंतर होते हैं। इसमें स्वयं की क्षमता पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है। और इसमें ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है और ये मुख्य भूमिका क्या निभाता है, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये आप बच्चों याद रखिए, जब भी अंतर लिखें तो आप लाइन खींचकर जरूर लिखें, इससे आपको लिखने में भी आसानी होती है और समझने में भी टीचर्स को आसानी होती है। अब आता है डीएनए पैकेजिंग। आउटडेट ने न्यूक्लियोसोम नाम दिया। उन्होंने बताया कि जो केंद्रक होता है उसमें जो डीएनए होता है वो इस तरह से पैक हो जाता है और एक रचना बनाता है, उस रचना का नाम है न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम दो अवयव से मिलकर बना है, एक है डीएनए और दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन। क्योंकि डीएनए कैसा होता है, ऋण आवेशित। क्यों ऋण आवेशित होता है, ये आ सकता है, ये फास्फेट समूह की उपस्थिति के कारण ऋण आवेशित होता है। और ये धन आवेशित क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है और उसमें जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो कौन से हैं, लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ये धन आवेशित होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब यदि हम इसका न्यूक्लियोसोम मॉडल देखें तो इस तरह से दिखाई देता है। प्रश्न आ सकता है आप इस तरह से कि न्यूक्लियोसोम मॉडल का वर्णन कीजिए, तो आपको इस तरह से लिखना और ये डायग्राम बनाना आवश्यक होगा। तो इसमें आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, क्या है, बीच में आपको इस तरह से क्या दिख रहा है, हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर दिख रहे हैं जो चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं, डीएनए से घिरे हुए हैं। तो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे कि एक मोती को किसने कवर कर लिया है, धागे ने कवर कर लिया है। अब दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है वहाँ पर क्या जुड़ा रहता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। यह प्रश्न कभी कभी वस्तुनिष्ठ में आ जाता है कि H1 हिस्टोन प्रोटीन कहाँ रहता है। तो ये H1 हिस्टोन प्रोटीन दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो लिंकर डीएनए रहता है वहाँ पर स्थित रहता है। अब चर्चा करते हैं प्रोटीन संश्लेषण की। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण किसे कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। आप जैसे इसमें देख रहे हैं कि यदि डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस पूरी प्रोसेस को एक साथ बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। तो डीएनए से एमआरएनए निर्माण की क्रिया को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे डीएनए से एमआरएनए निर्माण की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जो ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में जो एंजाइम भाग लेते हैं उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह एंजाइम हॉलो एंजाइम होता है, इसमें एक और एंजाइम होता है, दूसरा सिग्मा कारक। यदि हम, चूंकि हम यहाँ पर
प्रोकैरियोटिक में भी पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक में। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें आरएनए पॉलीमरेज एक ही रहता है। ये प्रश्न आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में कितने होते हैं, तो आपको आंसर लिखना होगा एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है, राइबोसोमल आरएनए का, मैसेंजर आरएनए का और ट्रांसफर आरएनए का। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसमें जो फर्स्ट होता है वो राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, सेकंड बनाएगा मैसेंजर आरएनए और थर्ड बनाएगा ट्रांसफर आरएनए। तो ये प्रश्न आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज कितने होते हैं और यूकैरियोटिक में कितने। तो प्रोकैरियोटिक में होते हैं एक आरएनए पॉलीमरेज और यूकैरियोटिक में होते हैं 3 आरएनए पॉलीमरेज। अब यदि हम प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को देखें तो यहाँ पर आप देखिए जो 3 प्राइम और ये 5 प्राइम दिख रहा है। तो जो 3 प्राइम एंड वाला डीएनए का स्ट्रैंड होता है वह हमेशा टेम्पलेट का कार्य करता है। जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पृथक हो जाते हैं तो किस स्ट्रैंड से एमआरएनए का निर्माण हो, तो हमेशा जो 3 प्राइम, इसको याद रखिए, 3 प्राइम स्ट्रैंड वाला जो स्ट्रैंड होगा वही टेम्पलेट का कार्य करेगा और उसी की कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? एमआरएनए का निर्माण होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज से क्या जुड़ जाता है? सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है और जैसे ही सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया आरंभ हो जाती है और नया एमआरएनए बनना आरंभ हो जाता है। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर जुड़ता है एमआरएनए का निर्माण रुक जाता है। तो आप याद रखिए जब सिग्मा फैक्टर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज से तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया आरंभ होती है और जैसे ही रो फैक्टर जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया टर्मिनेट हो जाती है अर्थात रुक जाती है। तो इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। यदि हम यूकैरियोटिक में देखें तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ी सी जटिल होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन आरंभ होता उससे पहले एक ओरिजिन होता है। जैसे कि आपने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन में कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो उसके लिए वहाँ पर क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इसी तरह से इसमें यूकैरियोटिक में कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन आरंभ हो इसके लिए यहाँ पर इसमें क्या पाया जाता है? प्रमोटर। और इस प्रमोटर में इसी के अंदर TA करके क्षार पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं टाटा बॉक्स। और यदि हम पूरे डीएनए को देखें तो आप इस तरह से दिख रहे हैं, इसमें एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक्सॉन पार्ट है वह क्या करता है? वह है कोडिंग पार्ट है। इससे किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है और ये किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है। और जो इंट्रॉन पार्ट होता है ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, ये नॉन कोडिंग होता है। तो इसको याद रखिए, एक्सॉन कैसा होता है? कोडिंग पार्ट होता है जो प्रोटीन को कोड करता है और जो इंट्रॉन होता है वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है। तो चूंकि जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो पूरा का पूरा जो डीएनए है, चाहे वो एक्सॉन हो या फिर इंट्रॉन है, पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एक एमआरएनए बना लेता है। उसको हम कहते हैं प्री एमआरएनए। फिर बाद में हम जो इंट्रॉन है उसको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं और सिर्फ एक्सॉन को ही रहने देते हैं। तो इस तरह से एक्सॉन और इंट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है कि जेनेटिक कोड किसे कहते हैं। तो एमआरएनए के ऊपर जो क्षारों का त्रिक्रम होता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की विशेषताएं ये परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। ये हमेशा कैसी होती हैं? ट्रिपलेट होती हैं। प्रत्येक कोडॉन एक वचन है और कोड जेनेटिक कोड बहुवचन है। प्रत्येक कोडॉन कितने क्षार से मिलकर बना होता है? 3 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें कॉमालेस होता है, अर्थात एक के बाद अपने आप ही स्वतः ही हम दूसरा नया कोडॉन पढ़ लेते हैं, इसके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। और तीसरा है इसका नॉन ओवरलैपिंग, एक कोडॉन क्षारक दूसरे कोडॉन क्षारक में भाग नहीं लेगा। कैसे? मान लीजिए लिखा है AUG, फिर लिखा है GAC, तो इसका G उसमें ओवरलैप नहीं होगा, उसका G अलग से ही रहेगा। चौथा है यूनिवर्सल, एक कोडॉन सभी जीवों में एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। चाहे कोई भी जीव हो, चाहे मच्छर हो या मनुष्य हो, सभी में AUG जो कोड होगा वो किसको कोड करेगा? मिथियोनिन को कोड करेगा, अर्थात ये कैसा होता है? यूनिवर्सल होता है। पांचवा है असंदिग्ध,
एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, दूसरे को नहीं। ये पूरी तरह से इसमें निश्चित है कि एक कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, एक से ज़्यादा को नहीं करेगा। तो ये जेनेटिक कोड की विशेषताएं परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। छठवां है अपहास्यक या डिजनरेट। एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड होते हैं। एक अमीनो अम्ल के लिए अनेक कोड होते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि एक जेनेटिक कोड तो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, लेकिन एक अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड हो सकते हैं। आरंभन और समापन कोडॉन, ये भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है कि जो एयूजी है वो कैसा है, आरंभिक कोडॉन है जो किसको कोड करता है, मिथियोनिन को। और यूजीए, यूएजी, यूएए ये क्या है, समापन कोडॉन है। ये समापन कोडॉन है क्योंकि ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। जब किसी को कोड करेंगे नहीं तो अमीनो अम्ल आएंगे नहीं और अपने आप ही जो ट्रांसलेशन की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ऐसे अमीनो अम्ल को हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं। तो ये परीक्षा में बहुत आता है कि आरंभक कोडॉन और समापन कोडॉन के नाम लिखिए। अब हम चर्चा करते हैं ट्रांसलेशन की। एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन की क्रिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अमीनो अम्ल कोशिका द्रव में पड़े हुए हैं उसको हमें क्या करना है, सक्रिय करना है। सक्रिय करने के लिए इसमें किससे क्रिया होगी, एटीपी से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमीनो अम्ल बन जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय होने के बाद ये जाकर किससे जुड़ जाएगा, ट्रांसफर आरएनए से। और ये ट्रांसफर आरएनए फिर क्या काम करेगा, ये ट्रांसफर आरएनए जाकर कहाँ पर जुड़ेगा, वहाँ पर जो राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक होती है छोटी यूनिट 30S और दूसरी कौन सी 50S। तो छोटी यूनिट पहले जाके एमआरएनए से जुड़ जाती है, तो उस एमआरएनए पर जाके ये ट्रांसफर आरएनए जुड़ जाएगा। सबसे पहले कौन सा वाला जुड़ेगा, मिथियोनिन वाला। उसके बाद उससे जाके कौन सी इकाई जुड़ जाती है, 50S राइबोसोम। 50S जो राइबोसोम होते हैं उसमें एक विशेष बात बताऊं कि इसमें 3 साइट होती हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट। जो ए साइट होते हैं उस पर नए नए अमीनो अम्ल आते जाते हैं और जो पी साइट होते हैं उस पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद जो टीआरएनए होते हैं वो ई साइट से बाहर होते निकलते हुए चले जाते हैं। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण हो जाता है। और जैसे ही एमआरएनए पर यूएए, यूजीए, यूएजी आता है तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो इस तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब चर्चा करते हैं कि किस तरह से इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं। तो यदि प्रश्न आता है कि एंटीकोडन उपस्थित होते हैं टीआरएनए पर, राइबोसोमल आरएनए पर, एमआरएनए पर, उपयुक्त सभी पर, तो अभी जैसे मैंने बताया था किस पर पाए जाते हैं, टीआरएनए पर। आनुवंशिक कोड में 3 क्षारकों का विन्यास किसे प्रदर्शित करता है, तो किसको प्रदर्शित करता है, अमीनो अम्ल को। एक शब्द में उत्तर दीजिए। जीन्स का ओए खंड जो कोडित नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया था कि यूकैरियोटिक में इंट्रॉन और एक्सॉन्स होते हैं, तो इंट्रॉन किसी को कोड नहीं करता है। डीएनए का खंड जो एक पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करता है उसको कहते हैं सिस्ट्रॉन। डीएनए का पूरा जो भाग होता है जिसमें कि इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन या संरचनात्मक जीन भी बोलते हैं। प्रोमोटल स्थल किसे कहते हैं, वह संरचनात्मक जीन के 5 प्राइम एंड पर स्थित रहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोमोटर होता है वहीं से क्या आरंभ होता है, एमआरएनए का बनना आरंभ होता है, क्योंकि एंजाइम जाकर वहीं पर जुड़ता है। तो वह यह संरचनात्मक जीन के 5 प्राइम एंड पर स्थित रहता है। इस डीएनए खंड से आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, बाइंड होता है, जुड़ता है, जिससे जो संरचनात्मक जीन है वो किसकी क्रिया आरंभ कर पाता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया आरंभ करता है। तो ये होता है प्रमोटर स्थल और इसी के अंदर पाया जाता है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स नाम क्यों रखा उसमें, क्योंकि इसमें टीए क्षार ज़्यादा पाए जाते हैं, इस कारण इसका नाम रखा टाटा बॉक्स। एमआरएनए टीआरएनए में अंतर लिखिए, अभी मैंने आपको बताया था। अब आता है प्रश्न टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड में अंतर लिखिए। तो टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था कि डीएनए की जो 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम
एंड वाला स्ट्रैंड होता है वह हमेशा कार्य करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड का, अर्थात सांचे का। इसी को रीड करके नया वाला डीएनए बनेगा। अब डीएनए का जो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा वाला स्ट्रैंड होता है वो कौन सा कहलाता है? कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। मतलब जो डीएनए का 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड होगा उसी से एमआरएनए का निर्माण होगा। और इससे किसका निर्माण होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए के निर्माण के लिए कोड करता है। और जो नीचे वाला स्ट्रैंड होता है ये किसी के लिए कोड नहीं करता है, फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो कि एमआरएनए के निर्माण के लिए कोड करता है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो यही अंतर है टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड में। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण क्यों नहीं होता? यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पृथक हो जाएं, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएं, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण इसलिए नहीं होता है कि दोनों स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा वो एक दूसरे के कैसे होगा? संपूरक। संपूरक मतलब यदि एक में ए होगा तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? यू होगा। तो ये जो संपूरक होंगे तो वो क्या करेंगे? पुनः बाहर आकर ये क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। इस कारण डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण नहीं होता है। अब है क्वेश्चन, एक्सॉन्स किसे कहते हैं? जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके आनुवंशिक पदार्थ में जीन्स का वह भाग जो डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए अणुओं के संश्लेषण के लिए कोड करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन्स कहते हैं। इंट्रॉन्स कोड नहीं करते हैं और एक्सॉन्स क्या करते हैं? एमआरएनए अणुओं के निर्माण के लिए कोड करते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।